अब तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस और रिएक्शंस को बैलेंस करने के क्या तरीके हैं उनके बारे में पढ़ा। वहीं पे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अब तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के तरीके, इन सब चीज़ों के ऊपर बात किया। अब हम आगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं उन टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 रिएक्शंस के बारे में हमें अब पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन था जिसको हम बोल रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो कंबाइन होकर के एक सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। या देखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम और वाटर है यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन देखिए यहाँ पे जो बात है वो है ये कि केमिकल रिएक्शन वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होकर के एक नए सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें दो, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ए एक है केमिकल कंपाउंड और दूसरा बी है और ये दोनों मिल करके सी अगर बनाता है तो हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है कि ये कंबाइन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं तो वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है। ठीक है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं चूना करने के लिए। दीवारों में जो चूना होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कि वो जब हम चूना दीवार में लगाते हैं तो कुछ मतलब सूखने के बाद वो बहुत ही सुंदर सा जो शाइनी फिनिशिंग देता है दीवारों को। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम आसानी से अपने घरों में देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जो घर में जो मार्बल्स होते हैं उनका मार्बल का जो कैल्शियम, जो मार्बल का ये है फॉर्मूला है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। देखिए यहाँ पे अगर एक बार फिर से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम एक जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है फिगर में दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ एक कैल्शियम है और इधर सल्फर है। कैल्शियम और सल्फर दोनों मिल करके कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंबाइन हो रहा है, दो चीज़ कंबाइन हो करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे और कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। तो देखिए रिएक्शन जो जिसमें हीट ये होता है, यहाँ पे देखिए अभी जो इस रिएक्शन के बारे में बात की इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में हीट रिवॉल्व होता है। तो इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे हीट ये हो रिलीज हो
रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बना उसके साथ ही हीट रिलीज हुआ, इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, खासकर जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स में देखिए बर्निंग जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट जो है वो तो है प्रोडक्ट है, यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हुआ है। ये जो हीट प्रोड्यूस होता है ऐसा रिएक्शन उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये टर्म है एक्सो, एक्सो का मतलब एग्जिट करना, बाहर आना, और थर्मल से मतलब होता है क्या, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एग्जिट करता है, थर्मल हीट एग्जिट करता है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम अपने घरों में जो भी चीज़ जलाते हैं, जैसे वो गैस एलपीजी हमारा है, वहाँ पे ये होता है। उसके अलावा जब जो कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम डाल देते हैं कूड़ा कचरा जो हमारे घर का सब्जी पत्तल वो रहता है, उसको जब डालते हैं तो वहाँ पे भी एक रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कंपोस्ट बनाने का मेथड है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी है जिनमें हीट जो है वो ये होता है, रिलीज होता है। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसमें रिलीज हो रहा था। देखिए इंडो मतलब, इंडो का मतलब इंटर कर जाना, अंदर चला जाना, इंडोथर्मिक नाम से पता चलता है क्या, जहाँ पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो इंटर करता है, अंदर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारा जो खाना जो है वो जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है तो इस दौरान वहाँ पे जो है वो हीट ये होता है। और नहीं तो आप बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है, आजकल गर्मियों का दिन है, आप देखिएगा जो ग्लूकोज होता है, आप जब ग्लूकोज को पानी में डालिएगा या फिर ग्लूकोज को मुंह में डालिएगा तो देखिएगा कि वो ठंडा लगने लगता है हमको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हीट जो है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया, मतलब वाटर के साथ पानी जब हम मुंह में डालते हैं ग्लूकोज तो वो क्या करता है, वहाँ पे मेरे मुंह के लार के साथ वो रिएक्शन करता है, बेसिकली पानी के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो क्यों ऐसा होता है, हम मुंह में जब डालते हैं ग्लूकोज को तो हमको ठंडा क्यों लगता है, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब हम आते हैं दूसरे रिएक्शन की। तो पहले रिएक्शन में हम लोग बेसिकली क्या पढ़े, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत हम दो और रिएक्शंस के बारे में पढ़े, एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम दूसरे रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चलता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना मतलब टूटना, डीकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड, जो बड़ा कंपाउंड था वो टूट गया दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो हम इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, तो 2FeSO4 है। ये आयरन सल्फेट जो है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो दो हिस्से में टूट गया, दो तीन हिस्से में यहाँ पे वो टूटा है। देखिए क्या है, तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन गया, आयरन का ऑक्साइड बना, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। सो एक कंपाउंड जो है वो तीन कंपाउंड में टूट गया, तो ये टूटना, डिकम्पोज होना इसी को बोलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, जो सिंपल एक जो कंपाउंड, जो बड़ा कंपाउंड है वो छोटे छोटे कंपाउंड से टूटता है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, हम देखते हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा
कि सिंगल जो रिएक्टेंट था वो टूट गया 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। सो टूटना जो है वही कहलाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन कार्बन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का भी डीकम्पोजिशन होता है। अगर आप उसको हीट कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जो अभी दिखा रहे थे, जो भी बताया जाता था कि जो मार्बल का जो रासायनिक फार्मूला है वो है CaCO3। CaCO3 को जब आप हीट कीजिएगा तो वो टूटेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके का चीज़ होता है। चूँकि हम यहाँ पे हीट का देखिए, यहाँ पे दोनों इक्वेशन जो है, दोनों जो रिएक्शन हम यूज़ किए, इन रिएक्शंस में हम हीट को यूज़ कर रहे हैं तोड़ने के लिए। तो ये जो टूटा है वो हीट के कारण टूटा है, इसलिए हीट इसको नाम दिया गया है। जो डीकम्पोजिशन का ये है फॉर्म है, ये इस फॉर्म को नाम दिया गया थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब टूटने में जब हीट का इस्तेमाल करो, किसी कंपाउंड का जो रिएक्टेंट के फॉर्म में है उसको तोड़ने के लिए, सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ने के लिए अगर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं, ऐसे डीकम्पोजिशन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। वहीं पे दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तोड़ने के लिए हम, डिकम्पोज करने के लिए हम दूसरे तरीक़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक और है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक जो बड़ा कंपाउंड है उसको ब्रेक करने के लिए, सिंपलेस्ट कंपाउंड में तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। देखिए यहाँ फिगर में है, हम ब्रेक कर रहे हैं, जैसे वाटर को ब्रेक करते हैं हम लोग, वाटर को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें ही वाटर को हम तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। और दूसरे कंपाउंड्स जहाँ पे हम लोग उसको तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, तो हम उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा दूसरा जो है वो डीकम्पोजिशन है। तीसरा डीकम्पोजिशन हम देखते हैं। तीसरा डीकम्पोजिशन में क्या है, तो ये है फोटोलाइसिस। क्या है फोटोलाइसिस, तो यहाँ पे हम, ये फोटोलाइसिस है, थर्मल नहीं है, ठीक है। फोटोलाइसिस में क्या है, फोटो का यूज़ करते हैं, फोटो का मतलब सनलाइट का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जिनमें हम सनलाइट का यूज़ करते हैं, किसी एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए AgCl, एग्जांपल के लिए देखिए AgCl जो है, AgCl को जब हम सन के सामने रखते हैं तो वो टूट जाता है Ag और Cl2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वो डिकम्पोज हो गया, कौन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ इसमें AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है जब हम उसको धूप में रखते हैं। पहले के टाइम में ये इसका इस्तेमाल किया जाता था, फोटोलाइटिक रिएक्शन, जो ये फोटोलाइटिक रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, फोटो का यूज़ करके रिएक्शन जो होता है इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल पहले के ज़माने में किया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। पहले के टाइम में जो निगेटिव वाले जो ये होते थे, फ़ोटोज़ होते थे, उन फ़ोटो में इसका इस्तेमाल किया जाता था, उनको धूप में सुखाया जाता था, ठीक है, वो फ़ोटोज़ को निगेटिव का इस्तेमाल करके। तो वहाँ पे इसी तरीके का प्रोसेस का यूज़ को करते थे, मतलब फोटोलाइटिक रिएक्शन वहाँ पे होता था। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी जो है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के ये फॉर्म में हम देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए शुरू में पहला जो था वो थर्मल डिकम्पोजिशन, वहाँ हीट का इस्तेमाल करते हैं।
वहीं दूसरा जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। अभी तीसरा जो हम पढ़े इसमें लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये इन तीन एनर्जी के सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये तीनों केस में जो है खासकर ये जो तीनों केस मतलब बेसिकली जो थर्मल है, इसमें देखिएगा कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इसलिए पहले क्वेश्चन में जो हम पढ़े थे, पहला जो हम कंपोजिशन रिएक्शन जो कम्बिनेशन रिएक्शन देखे थे उसमें पढ़े थे इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। यहाँ देखिएगा हीट लाइट एनर्जी जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये जो थर्मल रिएक्शन के थर्मल डिकम्पोजिशन बोलिए या फिर फोटोलाइटिक बोलिए या इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शंस है, ये सारे जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड एक चाइना डिश में रखा हुआ और सनलाइट के सामने रखा गया है। देखिए उस समय के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे सिल्वर जो है वो रह जाता है, क्लोरीन उड़ जाता है गैसियस फॉर्म में। अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शंस के बारे में, और थर्ड रिएक्शन है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है कि इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक की जगह में दूसरा आ जाएगा। तो रिएक्शन का नाम से ही पता चलता है ये। यहाँ पे हम लोग जो भी रिएक्शन पढ़ रहे सब में उसका नाम ही बता देता है कि उसका काम क्या है। तो यहाँ देखिए व्हेन ए एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, बोलिए देखिए सिंपल सी बात है कि एक एलिमेंट जो है जिसको दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। कैसे, क्यों? तो यहाँ पे है रिएक्टिविटी, जिसका लोअर रिएक्टिविटी रहेगा उसको दूसरा जो हाइयर रिएक्टिविटी का जो कंपाउंड जो एलिमेंट है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आप ज़्यादा बढ़िया समझ सकते हैं। जिंक और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन जो है उससे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिव ज़्यादा है जिंक। तो वो क्या किया, देखिए यहाँ पे वो हाइड्रोजन को अलग कर दिया और उस कंपाउंड में किसको जोड़ दिया गया, ये जो जिंक सल्फाइड था वहाँ पे जिंक जो है वो इसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको जगह से हटा दिया। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को हटा देता है। उसी तरीके के और भी रिएक्शंस हैं जिसमें देखिएगा कि यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और देखिए इसका कलर ब्लू है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसका कलर ब्लू है, और इसमें हम डालते हैं आयरन नेल डालते हैं। आयरन नेल डालिएगा तो 1 सप्ताह उसको हम छोड़ दिए। 1 सप्ताह छोड़ने के बाद आप देखिएगा कि ये जो पहले जो ये जो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था उसका कलर बदल गया और वो ग्रीन हो गया। वहीं पे ये जो नेल था जिसको हम डाले थे 1 सप्ताह पहले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, उसका कलर जो है वो अब ब्राउन हो चुका है। मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये जो नेल था आयरन का था, आयरन के ऊपर जो है वो कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो जब हम आयरन में डाले थे हम उसको, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन डाले थे तो आयरन ने क्या किया, आयरन चूँकि ज़्यादा एक्टिव है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जब वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार हो गया और वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, आयरन जो है वो किसका जगह ले लिया, कॉपर का जगह ले लिया। और कॉपर कहाँ चला गया, तो कॉपर देखिए ये जो नेल था, नेल के ऊपर में कॉपर जमा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। तो क्या किया, CuSO4 था उसको बदल दिया, जिंक वहाँ पे उसके जगह में घुस गया।
और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक इसी तरीके से देखिए एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और एल्यूमिनियम उसके जगह पे चला गया। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर के जगह पे वो चला गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे पीबी जो है, लेड जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है, तो क्या किया, कॉपर को हटा करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया और कॉपर को अलग कर दिया है। ठीक इसी तरीके से CaBr2 है, कैल्शियम ब्रोमाइड है ये, और इधर AgNO3 है, तो क्या किया, AgNO3 यहाँ जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन जो है कैल्शियम के साथ था, तो कैल्शियम से ज़्यादा जो है यहाँ पे देखिए ये भी डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे NO3 जो है वो कैल्शियम हुआ उसके जगह पे चला गया और Ag के जगह पे, मतलब कैल्शियम के जगह पे यहाँ पे सिल्वर आ गया। तो इस तरीके से देखिए कि यहाँ पे डिस्प्लेस हो जा रहे हैं रिएक्शंस जो है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहले केस में हम लोग पढ़े कि एक, देखिए अगर हम इस एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। वहाँ पे पहले केस में क्या था कि ये जो है वो डिस्प्लेस होकर के दूसरे जगह पे चला जा रहा है और दूसरे को अलग कर दे रहा है। इस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि एक के जगह दूसरा चला गया और दूसरे जगह का पहला चला गया। इस तरह का एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं बेहतर क्या हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए तो Ag जो NO3 के साथ था पहले, और इधर NaCl जो था, Na जो है वो Cl के साथ था। देखिए कि Ag जो है वो अब Cl के साथ चला गया, ये ज़्यादा एक्टिव था, उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो बाकी दूसरा जो बचा वो सोडियम के साथ चला गया। तो देखिए यहाँ पे जो पहले NO3 के साथ Ag था, अब NO3 के साथ Na है, और Ag जो पहले जो NaCl था Na के साथ, वहाँ पे Ag घुस जाता है और AgCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ देखिए कि दोनों तरफ, दोनों साइड जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो बैठ जाता है। रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एक सब्सटेंस बनता है जो इनसॉल्युबल, पानी में घुलता नहीं है, और वो तली में बैठ जाता है। रिएक्शन के दौरान ही वो नीचे में बैठने लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस तरह का रिएक्शन में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो ऐसा रिएक्शन बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के दौरान, और वो जो रिएक्शन हुआ उसके बाद नीचे तली में बैठ जाता है। तो ये जो तली में बैठा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे देखिए Ag प्लस NO3 का आयंस है, ये जो यहाँ पे जो ये जो दिया गया है इसमें Ag प्लस NO3 जो है, Ag प्लस आयन है और NO3 माइनस आयन है, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक्चुअली पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो यहाँ पे भी दो आयंस है, K प्लस है और CrO4 2 माइनस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले, रिएक्शन हुआ, देखिएगा कि यहाँ पे AgCr4 एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और इसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि नीचे बैठ जाता है एक्चुअली। Ag2Cr4 ये जो सिल्वर डाइक्रोमेट जो बना, वो बैठ गया क्या, यहाँ पे वो नीचे में बैठ गया, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। ठीक है,
तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेसिकली रिडक्स के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं अलग अलग पार्ट में। सो ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन करना। देखिए देखिए, नाम से ही पता चलेगा आपको। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और ऑक्सीजन से ही रिलेटेड दूसरा इक्वेशन है, दूसरा रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब घटना। तो जहाँ पे ऑक्सीजन घट जाता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, वहीं रिडक्शन का मतलब, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, तो ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। और इसको आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में अगर पढ़ें तो ठीक उल्टा, ऑक्सीजन के ठीक उल्टा होगा। मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? तो हाइड्रोजन का हटना, और अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इस तरह का ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। और एक तीसरा डेफिनेशन भी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन्स का घटना, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा तरीके के रिएक्शन भी हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन किया या हाइड्रोजन लॉस किया, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लूज़ किया या फिर हाइड्रोजन गेन किया, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रिडक्शन रिएक्शन है। और जो ऐसा करता है जिससे ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड। और जो ऑक्सीजन को गेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड। और जो ऑक्सीजन को लूज करता है उनको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक जो इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ फिगर का थ्रू दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करने वाला उसके पास जगह है, तो ये क्या बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया अपने से, ठीक है, और दूसरे को दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया तो देखिएगा ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये हो गया ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीजन को निकालना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन को अगर कोई सब्सटेंस निकाल देता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये जो एक्सेप्ट करने वाला है यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड है वो, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला को हम बोलते हैं कि वो रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जिससे निकला वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, और जिसमें आया उसको बोलते हैं हम लोग कि वो रिड्यूस हुआ। देखिए ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ के ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे जहाँ से निकला उसको बोले हम लोग, जहाँ पे आया उसको बोलेंगे हम लोग कि वो रिड्यूस हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो तीन तरीके का डिफिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। एक केस में क्या है कि ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन को घटाना हो गया रिड्यूस। वहीं पे दूसरा अगर डिफिनेशन दे तो हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अगर, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के केस में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में अगर बात कीजिएगा तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि गेन करना, मतलब प्लस, और ऑक्सीजन अगर हार जाता है तो वो बनाता है रिड्यूस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के केस में। वहीं पे आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के केस में जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन को लेना, लेना कहलाता है रिडक्शन, और उसको लिबरेट करना, छोड़ना, ये कहलाता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। छोड़ना ऑक्सीडेशन, लेना रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में बोले तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा ही चलता है,
ठीक है, क्या चलता है इलेक्ट्रॉन के केस में? तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो देता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो लेता है वो रिडक्शन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का लेना कहलाता है ऑक्सीडेशन। लेना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लेना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन छोड़ना ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहीं अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन छोड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन लेना रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन लेना ये भी रिडक्शन का ही फॉर्म है। बेसिकली जो इक्वेशंस होते हैं वहाँ पे दोनों तरीके की घटनाएं घटती हैं। कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। लेगा और छोड़ेगा तभी वो इक्वेशन बैलेंस रह पाएगा। ठीक है, इसलिए सारे रिएक्शन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को ये करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स है। अब रेडॉक्स का मतलब क्या है? तो रेडॉक्स में दो रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। यहाँ रिडक्शन है और यहाँ ऑक्सीडेशन है। मतलब हर इक्वेशन जो होता है वहाँ पे रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। इसलिए सारे इक्वेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो एक साथ चलता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चलता है। इसीलिए हम उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम के पास क्या होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। वहीं पे क्लोरीन क्या है, तो वो दो क्लोरीन को रिलीज कर सकता है। तो ये जब रिलीज किएगा और ये एक्सेप्ट कर सकता है, सॉरी क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, तो सोडियम जब रिलीज करेगा तो ये एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों एक दूसरे के काम में आ गए, तब एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। वहीं पे यहाँ पे क्लोरीन जो है वो गेन कर रहा है, तो यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हुआ। उसी तरीके से नीचे भी इक्वेशंस है आपके पास, आप देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल से यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। देखिएगा पहला जो इक्वेशन है यहाँ पे देखिएगा, इसमें CH4 था जो ऑक्सीजन के साथ जलता है और बनाता क्या है, CO2 और H2O। तो देखिएगा कि यहाँ पे CH4 जो है, CH4 जो आपको दिख रहा है, इसके साथ क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया और ये बना दिया क्या, CO2। ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे जुड़ गया। वहीं पे ऑक्सीजन पहले से था और ये वाटर के साथ ये सॉरी यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, H2 जुड़ गया, तो यहाँ पे H2 जुड़ा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जहाँ पे H2 जुड़ेगा वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ पे O2 जुड़ेगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आसानी से आप देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स है नीचे, आप उसको देखिए। अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं, कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में मॉइस्चर हो और एसिड्स के कांटेक्ट में अगर वो आते हैं तो उनके ऊपर देखिएगा क्या है, वो कोरोड होते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। ये जो कोरोड होना, मेटल्स का कोरोड होना कहलाता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, जिसको हम लोग सारा जो जितना भी ये है सारा मेटल्स जो है वो कुछ ना कुछ ख़राब होता है। ठीक है, इसको हम कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, देखिएगा आप कि सिल्वर जो है, सिल्वर के ऊपर कुछ समय के बाद देखिएगा तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो सिल्वर के ऊपर वो कोरोजन हो रहा है। वहीं पे जो हमारे यहाँ तांबे का जो सामान होता है, कॉपर का जो सामान होता है, उसके ऊपर भी देखिएगा कुछ समय जब एक्सपोज होने के बाद, वाटर एयर में एक्सपोज होने के बाद देखिएगा कि उसके ऊपर ग्रीन लेयर होने लगता है। इसको हम बोलते हैं
ये भी जो है कि कॉपर का क्या हो रहा है, वहाँ कोरोजन हो रहा है, ग्रीन लेयर बनाता है, और ब्लैक लेयर बनाता है कहाँ पे, सिल्वर के ऊपर। वैसे ही आयरन के ऊपर अब देखिएगा तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का लेयर बनने लगता है। तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, कार के बॉडीज जो ख़राब होते हैं, या फिर जितने भी मेटल्स के ये है, खासकर आयरन है तो आयरन के ऊपर देखिएगा कि बॉडी जो उसका ख़राब होने लगा है, कार का जो है। इसके अलावा ब्रिज है, आयरन का रेलिंग होता है जो सीप है, और भी बहुत सारे सब सामान बेसिकली जो आयरन से बना होता है वो क्या है, कोरोड होता है। तो कोरोजन ऑफ आयरन जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इसलिए देखिए कि उसको ये किया जाता है, हम लोग फैट या ऑयल डालते हैं उस पर हम लोग देखिए कलर वगैरह करते हैं, जिससे क्या होता है कि आयरन जो है, आयरन को मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में से दूर रखा जाए। इस तरह का चीज़ हम लोग देखते हैं कोरोजन से बचने के लिए। यहीं पे एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी, तो जो फैट और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज होता है तो वो रेंसिड बनाता है, ठीक है, जिसका स्मेल जो है वो खराब ये हो जाता है और टेस्ट भी बदल जाता है, ठीक है। यूजुअली जो है हम यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर खाने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जितना भी खाना वाना का जो पैकेट्स आता है, उन पैकेट्स को बढ़िया से पैक किया जाता है। ये पैकिंग क्यों, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम उसको हवा से बचा सकें, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाया जा सके। इसलिए क्या किया जाता है उसमें, उसको बढ़िया से पैकिंग की जाती है। हम बोलते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। क्या है फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो यही जो रेंसिडिटी है उसको बचाने का। तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि रेंसिडिटी मतलब क्या है, जो खाना हमारा है, जो फैट है, ऑयल है, वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए भी बढ़िया नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं, ये जो टेस्ट खराब होना या फिर स्मेल में बदलाव आ जाना, इसको हम बोलते हैं हम रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसके को प्रिवेंट करने के लिए वो जो है उसमें नाइट्रोजन गैस डाले जाते हैं। जैसे आप कुरकुरे जब खाते हैं तो उसमें गैस भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। तो जितना भी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो चिप्स वगैरह हैं, उन सब में जो है ये डाला जाता है, ताकि क्या है, उनको रेंसिडिटी जो है, स्मेल और टेस्ट में ख़राब ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम बढ़िया से डिटेल से देखते हैं कि ये जो कोरोजन जो है, आयरन का कोरोजन है वो क्या है, ठीक है। वो उसका बहुत ही बड़ा टास्क चैलेंज होता है हमारे सामने। तो पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो इसको हम स्पेशल नाम देते हैं रस्टिंग। कोरोजन को एक अलग सा नाम दिया गया आयरन के केस में, रस्टिंग। सो क्या है रस्टिंग, तो स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर टू फॉर्म रस्ट। तो हम बोलते हैं इसको हिंदी में जंग लगना। तो बहुत ही धीरे धीरे ही सही, वो ऑक्सीजन, आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जंग का फॉर्मेशन करता है, इसको बोलते हैं जंग लगना। अगर केमिकल की भाषा, केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो रस्ट क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का मतलब वो फेरिक आयरन ऑक्साइड है जिसमें हाइड्रेशन है, मतलब वाटर का कुछ कंटेंट है। कब लगता है जंग, तो जंग लगने के लिए ज़रूरी है एयर और मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर के बिना जंग नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे देखिएगा कि बरसात के दिनों में ज़्यादातर आयरन की चीज़ों के पर जंग लग जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय का जो हवा होता है उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और ये तुरंत रिएक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। आयरन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन चाहिए होता है रस्टिंग के लिए, वो उसके लिए एकदम अनुकूल होता है। इसके अलावा क्या है, एसिडी गैस अगर है प्रेजेंट है एयर में, तो वो भी रस्टिंग के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। तब कैसे बचा जाए, जो जंग लगने से हम आयरन को कैसे बचा सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। हम आयरन के चीज़ों के ऊपर जो भी आर्टिकल्स हैं उनको पेंट करते हैं। इवन अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के टाइम में जो है
पहले के टाइम में जो है वो आयरन के स्पोक्स इस्तेमाल किए जाते थे इसमें गाड़ियों में, खासकर टू व्हीलर्स में। आज हम देखते हैं कि अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसके कारण जंग लगने का जो चांसेस है उसमें कम हो जाता है। वहीं पे हम लोग देखिए गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक का कोटिंग। देखिए बहुत सारे जो बक्से वगैरह होते हैं जिनके जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रंक होते हैं या फिर जो बाल्टियाँ होती हैं, उनके ऊपर देखिएगा कि कोटिंग होता है, वो होता है जिंक का कोटिंग जो उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। वैसे ही बहुत सारा एंटी रस्ट जो पेंट है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम रस्टिंग से बच सकें। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी को लेकर के। तो रेंसिडिटी में एक बार फिर से हम बता देते क्या है कि ऑक्सीडेशन, ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन, कुछ भी जो सामान है हमारे पास जिसमें ऑयल और फैट है, वो जब बाहर में एयर के प्रेजेंस में आता है तो उससे बैड स्मेल आने लगता है, टेस्ट खराब हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब ये क्या है, तो फूड मटेरियल को हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर हवा में छोड़ दिए तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है, तो इससे बचने के लिए क्या है, हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। वहीं दूसरा क्या है कि आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, पूरी तरीके से बढ़िया से टाइट करके रखें ताकि हवा का जो है ट्रांसमिशन, हवा का जो ये है वो उसमें ना हो सके। तीसरा क्या है, पैकेट्स। देखिए चिप्स का पैकेट्स जो होता है जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। वहीं पे आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखिए। इससे क्या होगा कि ये जो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो यही है हमारा चैप्टर। इसी को हम इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है।